हेलो एवरीवन, मैं सुंदर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स 9th क्लास की। और प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सेशन है वो हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स है, संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। और दूसरा जो हमारा, इसका नाम बदल दिया है हमने, ठीक है। पहले हमारा यही नाम था शिव शक्ति नॉलेज सेंटर, लेकिन अब इसका नाम बदल कर एनसीईआरटी स्टडी एवं रख दिया गया है, ठीक है। स्वागत है फिर से प्यारे बच्चों। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है। संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 इसको हम पढ़ने वाले हैं। साथ में हम इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल क्या है अपने पास, लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 हैं, ठीक है। उदाहरण हमने इसके लिए हैं पूरे के पूरे। जो अपने पास दो उदाहरण थे इसके, तो हमने दोनों के दोनों इसके अंदर उदाहरण लिए हैं, है ना। जरा लीजिए, पहला अपना उदाहरण क्या है। संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। पहला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, रखा जा सकता है, वो बताइए, ठीक है। तो संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित करेंगे वो हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ओके। एक संख्या रेखा है अपने पास ये, ओके। क्या है ये, संख्या रेखा है। और इसका मिडिल पार्ट अब मान लेते हैं, यहाँ पर 0 है और ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये है आपकी संख्या रेखा। क्या है, संख्या रेखा। अब देखो, अपने पास सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट जो 2 है इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। √2 के क्या टुकड़े हो सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब थोड़ा इससे पहले सोचते हैं कि थोड़ा और सीखते हैं सबसे पहले, है ना। इसको प्रदर्शित करने से पहले हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना चाहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। क्या सीखना चाहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। मिस्टर पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, उसे ही क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगती हैं, कहाँ लगती हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर लगती हैं। किस में लगती है, समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। तो ये है आपका एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है और इसको हम काम में लेंगे अभी, है ना। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, देखो समकोण त्रिभुज में एक तो थीटा कोण होता है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, इसीलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। थीटा के सामने जस्ट लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण होता है। और इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो ये अपने पास समकोण त्रिभुज है और इसी के अंदर लगती है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा माने कर्ण का स्क्वायर शेष बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मिस्टर पाइथागोरस ने कहा था। क्या कहा था, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर या वर्ग शेष बची हुई दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब क्या बचा, अब आधार बचा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है। और इसी के आधार पर हम संख्या रेखा पर जो अपने पास √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल भली भांति चलेगा। ये है संख्या, क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। और इसी के आधार पर देखो हमें लंब दिया होगा, अपने पास जो संख्या दी होगी यहाँ से दी होगी ना। अभी कितना दिया था अपने को, 2 दिया था, तो रूट में 2 था, अब इसका कर लीजिए स्क्वायर
और इधर भी क्या कर लीजिए, रूट में 1 + 1, 2 टुकड़े हो गए। इसका अलग अलग से कर लेंगे स्क्वायर, है ना, अलग अलग से, क्योंकि अंदर ही है ना, तो मैंने इसके अलग अलग से स्क्वायर कर लिया है। अब इसे इससे तो ये कट जाएगा और ये अंदर रह जाएगा ना। अपने पास ये 1 1 ये रख लेंगे ना, क्या मान लेंगे इसे, 1 1 मान लेंगे, 1 1 मान लेंगे इसको, ठीक है ना, चलेगा, आगे चलेगा ना। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं हम, यहाँ से क्या एक डॉट लगाते हैं 0 पर, और अपने पास जो अभी √2 था, क्या था, √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 1 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। रूट में क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1। मैं अगर इधर भी स्क्वायर कर दूँ, इसका इधर भी स्क्वायर कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा, क्योंकि ये इससे तो हट जाएगा और इससे ये हट जाएगा, तो मुझे 1 + 1 मिला। क्या मिला, 1 + 1 मिला, है ना, 1 प्लस क्या मिल चुका है, 1 मिल रहा। और ये कैसे मिला, पाइथागोरस प्रमेय वाला सिस्टम है। यहाँ से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय वाला सिस्टम है कि अगर मेरे पास कोई भुजा 2 है और मुझे 1 + 1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इसका भी मैं कर दूँ स्क्वायर, ठीक है ना, क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो ये तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। लेकिन ये √2 का स्क्वायर है ना, क्या है, √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर है, ये हट जाएगा इधर से, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे कि एक तो ये तो आपका क्या हो गया, आधार हो गया, है ना, कोई सा भी नीचे वाला ले लेना है आधार, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया। तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ले लीजिएगा आप, आधार, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस पर 90 डिग्री पर क्या ले लीजिए आप, 1 सेंटीमीटर, मानी 1 इधर ले लीजिए, सेंटीमीटर नहीं 1 ले लीजिएगा। तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कर्ण बनेगी, ये आपकी √2 बनेगी। क्या बनेगी, √2 बनेगी, क्योंकि इसी का तो टुकड़ा है, इसी का क्या है, टुकड़ा। अब हमें क्या करना है कि जो अपने पास ये आया है, यहाँ पर हमें एक प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ रखनी है, और घुमाते हुए यहाँ पर रख देना है। तो संख्या रेखा पर यहाँ पर एक कोई बिंदु आ जाएगा, P आ जाएगा, Q आ जाएगा, कुछ भी मान लो, ठीक है। और इसको आप M मान लो, है ना, क्या मान लो, M मान लो। तो संख्या रेखा पर हम √2 को इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे कि जो ये क्या है, ये जो P है ये √2 पर ही है, कितने पर है, √2 पर ही है, ओके। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर रूट वाली संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। चले आगे और सीखते हैं जरा, और आगे लीजिए, आगे अपना उदाहरण है कि √3 को √3 किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पर। तो जैसे पिछले वाले सवाल में किया था, वैसे इस वाले सवाल में भी हमें इसको सोल्व आउट करना है। देखो, संख्या रेखा ले ली हमने एक बड़ी सी, ठीक है, और इसके मध्य में कहीं पर भी आप 0 लगा दीजिए, यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, ठीक है। अपने पास जो √3 था, इसका क्या टुकड़ा होगा, जरा बताइए। इसका √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और इधर भी कर देंगे स्क्वायर, और √2 नहीं 2 करेंगे ना, ठीक है, मानी 2 का स्क्वायर करेंगे और इधर करेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो ये तो 5 हो जाएगा, ये तो कमी है। अभी इसको थोड़ा रहने देते हैं ऐसे ही, ओके, समझने के पर्पज से अभी इसको छोड़ते हैं, है ना। हमने इकाई ले लेना है, ये इकाई 1 ले लेना है, और इधर भी क्या ले लेना है, इकाई ले लेना है, ठीक है। ये 1 1 लेंगे, तब ये जो अपने पास बनेगा ये कितना बनेगा, √2 बनेगा, कितना बनेगा, √2, ठीक है। तो √3 कैसे कैसे बन जाएगा भाई, √3 कैसे कैसे बनेगा, एक तो √2 और √2 के अंदर √2 + √1 में बनेगा, है ना, ठीक है। अब इस पर भी क्या करना है, हमें एक 90 डिग्री का बनाना है ना, एक 90 डिग्री का ये बनाना है, 90 डिग्री, ओके, और 1 बनाना है, यहाँ 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का था। अब जब ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये हम ऐड करेंगे, तो ये तो इसको मान लीजिए आप M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए, और ये O हो गया, इसको R मान लीजिए, ठीक है ना, क्या मान लीजिए, R मान लीजिए। अब देखो, ये 1 हो गया है, ये भी 1 हो गया है, तो 1 1, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो ये √2 हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये √2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
√3। ठीक है, तो √3 को जब हम प्रकार के 9 के यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, घुमा के जब लेकर आएंगे, घुमा कर जब लेके आएंगे तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 1 2 के बाद में इसके बाद में क्या आ जाएगा, लगभग थोड़ा आगे रहेगा, है ना, लगभग क्या रहेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा, यूं करके, सॉरी, लगभग यूं आगे से रहेगा या, ठीक है ना, तो यहाँ लगभग यहाँ पर रहेगा √3। ओके, तो ये चीज़ें हमें इस प्रकार से बनानी है। स्टार्टिंग में हमें क्या करना था कि √2 का बनाना है ना, इसको स्क्वायर का साइक्लिक बनाना ना, स्क्वायर का क्या करना है, बार बार करना है हमें। तो ये तो हो गया अपने पास ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर। दूसरी बार में हमें √3 पर चलना है, तो ये तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और +1। ओके, इसका स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास 2 लेंगे तब जाकर ये अपना बन पाएगा। प्रकार की नोक रखकर जब यहाँ रख देंगे तो यहाँ कोई बिंदु P रहेगा यहाँ पर, और यही क्या होगा, √2 होगा। ओके, इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। क्या आप बनाना सीख चुके हैं? चलिएगा आगे। आगे अपने पास क्या है, प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट हो चुकी है और इसको हम सीखेंगे। चलिएगा, देखिए सवाल नंबर पहला है, मैंने देखो ये डिस्क्रिप्टिव वाले थे, माने लिखने वाले थे, तो मैंने इसके अंदर आंसर पहले ही लिख लिया है। ओके, क्योंकि समझ में सही से आ जाए, ये केवल लिखने की चीज़ें हैं, सत्य असत्य वाले हैं, तो मैंने इसलिए पहले ही इसमें लिख दिया। जरा लीजिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। पहला वाला क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, उत्तर दीजिए। तो ये पहली बात तो ये क्या है, आपका कथन सत्य है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। हमने इसको पहले ही सीख लिया था। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, इसको पहले ही सीख लिया था कि प्रत्येक सत्य है या नहीं है। जरा देखो यहाँ से, ये हमने पहले सीखा था, रियल नंबर। ठीक है ना, प्रत्येक रियल नंबर के अंदर क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही आती हैं। रियल नंबर में मानी वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही आती है, और इनके अंदर क्या है, तो इसीलिए अपना ये जो कथन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्य। देखो, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से मिलकर बना है, अर्थात अन्य शब्दों में कहा जाए तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, तो वो दोनों की दोनों ही क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। जरा दूसरा लीजिए, दूसरा क्या है, वही है, माने संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो क्या है, ये जो कथन है असत्य बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं के अंदर माइनस कितना है, -4 हो सकता है, -3, -2, 1 संख्या रेखा पर है, ये है। ठीक है ना, संख्या रेखा पर ये आएंगे ना। ओके, लेकिन ये किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं हो सकते। किसके रूप में नहीं होंगे, प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं होंगे, इसीलिए ये जो कथन है आपका असत्य है। क्या है, असत्य। चले आगे वाले पे, क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये असत्य बात है, माने प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना, परिमेय भी तो होती है भाई। अपने पास जो वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक जो संख्या है, रियल नंबर है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो परिमेय, क्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, और एक होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो क्या बोल रहा है, वो अपरिमेय होती है क्या, नहीं, गलत बात है, परिमेय अपरिमेय दोनों ही होती हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, परिमेय
और अपरिमेय दोनों का ही होता है। अतः परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होते हुए भी अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं होते हुए भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बिल्कुल, चलेगा आगे। आगे क्या है, आगे अपने पास सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखो सवाल बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं। देखो कोई भी अपने पास काफ़ी सारे वर्गमूल है, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें, जैसे 4 हो गया, हाँ 4 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, इसके अलावा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब जब हम कंटिन्यू लेते हैं तो इनके अंदर 4, 9, 16 ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल परिमेय संख्या होती है। क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। लेकिन कुछ एक जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √10 हो गया, ये जो संख्याएं हैं इनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है, क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी का तो नहीं होता है, कुछ एक का होता है। सभी का नहीं होता है, कुछ एक का होता है अपरिमेय। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। देखो जरा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय होते हैं। ठीक है, जैसे 4 हो गया, ये -4 नहीं है, 4 है, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया। अगर इनका हम रूट करें, वर्गमूल करें तो परिमेय संख्या आती है। जैसे अपने पास क्या आ गया, अगर मैं 4 का वर्गमूल करूंगा तो 2 आ जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या है, और 9 का करूंगा 3 आ जाएगा, परिमेय संख्या है, 16 का भी परिमेय संख्या है, 25 का भी परिमेय संख्या है। और इसके अलावा जो बचते हैं, जैसे √3 हो गया, अब ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 हो गया, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 हो गया, √6 हो गया, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जरा फिर से समझिए, बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल है अपरिमेय होते हैं? नहीं भाई, सभी के अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ एक के परिमेय होते हैं। परिमेय किन किन के हैं? जो वर्गमूल पूर्ण, जिनका परफेक्ट वर्गमूल होता है, वो परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए आगे। ये हमारा अपना दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका टुकड़ा कीजिए, जो √5 है, √5 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? एक तो 4 और एक टुकड़ा कर लीजिए। ठीक है, आप √2 का इसका स्क्वायर कीजिए और 1 का स्क्वायर कीजिए और इस पूरे का भी स्क्वायर कीजिए। ऐसे करके अपने पास क्या लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम एक क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है ना, माने इसके हमने टुकड़े किए 4 और 1। ओके, क्यों किए? ये बड़ा टुकड़ा हमें रखना होता है आधार पे और छोटा लंब पे रखना होता है ना। चलिएगा, लेते हैं हमने एक ले लिया है ये। ठीक है, और यहाँ हम इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। आधार पर हमको कितना लेना है? ये हो जाएगा इसका आधार। क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, और ये लेंगे हम लंब, है ना। क्या लेंगे? लंब। तो आधार हमने नीचे वाला ले लिया, और जो कितना है, √4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। √4 = कितना? 2। तो ये 2 हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है, 1 और 2। ओके, और इस पर हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर, मानी 1 इकाई ऊपर लेना है। ये 90 डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का एंगल हमें बना लेना है। अब जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो अपने पास जो ये बनेगा, ये टोटल √5 होगा। क्या होगा? √5 होगा, क्योंकि जो ये बन रहा है अपने पास 2 और इसका, तो ये √5 अपने पास बन जाएगा, जो कि इसी का तो टुकड़ा था। अब इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम m रख लीजिए, इसका नाम n रख लीजिए, और जब यहाँ से हम एक नॉक रख के लेकर आएंगे तो यहाँ पर आएगा जो कि p है, और जो क्या है, √5 की जगह होगी। किसकी जगह होगी? √5 की जगह होगी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से, सही से समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो अपने पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो m है, क्या है, जो n है, अगर यहाँ हम प्रकार रखें, प्रकार के नौ की यहाँ से लेकर यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? √5
मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कर सकते हैं। चले आगे, चले आगे। देखो कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल संरचना, वर्गमूल सर्पिल संरचना हमें बनानी है। और एक बड़ी शीट ले सकते हैं, ये पूरा मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो कि पासबुक में नहीं, आप पासबुक में और आपकी किताब में सेम मैंने प्रिंट लिया है। ठीक है ना, किताब में भी सेम का सेम दे रखा है, पासबुक में भी सेम टू सेम दे रखा है। हमें केवल इसको बनाने का तरीका आना चाहिए, वर्गमूल सर्पिल किस प्रकार से हम बनाते हैं वो हमें बनाना आना चाहिए। लिखा हुआ तो है, किस प्रकार से लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें बनाना किस प्रकार से है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल सर्पिल। चलिए हम वर्गमूल सर्पिल बना के देखते हैं कैसे। संख्या रेखा लेंगे हम पहले तो, एक है क्या लेंगे मेरे भाई, संख्या रेखा लेंगे। ठीक है, और इस संख्या रेखा पर हम बनाएंगे वर्गमूल सर्पिल। क्या बना देंगे, वर्गमूल सर्पिल, है ना। यहाँ से कुछ भी ले लीजिए आप, 1 यहाँ ले लीजिए 0, ये ले लीजिए 1, ठीक है, ये ले लीजिए 2, ये ले लीजिए 3, ये ले लीजिए 4, ये ले लीजिए 5। ठीक है, हमने संख्या रेखा ली, उस पर हमने कुछ एक नंबर्स जो लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इधर लेना है, 1 सेंटीमीटर इधर लेना है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा वो क्या रहेगा, √2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, √2 रहेगा। कैसे, माने पाइथागोरस प्रमेय से भाई ये कर्ण है, क्या है, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2, और इधर कितना हो जाएगा, जो कर्ण है, कर्ण है, ठीक है, ये स्क्वायर इधर गया तो ये रूट में आ जाएगा। तो अपने पास इस प्रकार से √2 मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, है ना। ओके, ये चीज समझ में आ गई कि √2 कैसे आया। अब फिर क्या करना है हमें, यहीं पर ही एक 90 डिग्री का इसी से क्या करना है, 90 डिग्री का एक और बनाना है। यहाँ से ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री था, यहाँ से हमने 90 डिग्री का और बनाना है। फिर इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब ये देखो, ये तो कितना था, √2 था, और ये कितना था 1, ये कितना है 1, तो टोटल मिलाकर अब ये कितना बन जाएगा अपने पास, √3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा। कितना बनेगा मेरे भाई, √3 बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर बढ़ाइए। अब ये तो √3 हो गया, ये 1 हो गया, अब आगे और बढ़ा लीजिए आप इसको। ठीक है, फिर इसको 1 कीजिए, क्या कीजिए, 1 कीजिए, है ना। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, वर्गमूल सर्पिल का 1 बनाएंगे। ओके, एक एक आप बढ़ाते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, एक एक आप बढ़ाते जाएंगे। जैसा कि इसके अंदर देखो बढ़ा रखा है, स्टार्टिंग में कितना आ गया, 2 आ गया, फिर ये आ गया, माने आप 1 1 ही बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 1 बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या होती जाएगी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया इतना। अब वापस क्या कर दीजिए, इसको आप P1, ये P2, ये P रख लीजिए, और ये P3। अब इसको आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये जो अपने पास आएगा ये वाला, माने √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, कर्ण ही आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 1, तो 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो √4। ठीक है, तो ये जो टोटल अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी कितनी हो जाएगी, ये जो आगे आने वाली है, ये तो कितना आ गया, √2, ये ना। अब ये जो आएगा आपके पास √4 आ जाएगा। फिर आप 1 लीजिए, कितना लीजिए 1, यहाँ 90 डिग्री बनाइए, 1 लगाइए, ये P4 कर सकते हो, इसे क्या कर सकते हो, P4। फिर आप इसको 1 को फिर वापस से इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ऐसे करते करते आप क्या बना लेंगे, एक वर्गमूल सर्पिल बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, वर्गमूल सर्पिल बना लेंगे। और इसका पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, क्या है कि कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, है ना। सबसे पहले क्या लेना है, बिंदु O, जो कि हमने यहाँ 0 ले लिया, चाहे O ले लिया, एक ही बात है। ठीक है, O लीजिए और
एकक लंबाई का रेखाखंड, एकक लंबाई का रेखाखंड का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर का, मानी 1 सेंटीमीटर लीजिए चाहे 1 मीटर लीजिए, वैसा लीजिए। अब आप अपने छोटी सी तो वो ले रहे हैं सीट 1 मीटर वाला, उस पर स्केल लगा के नापेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर खींच लीजिए, फिर क्या कर दीजिए, लंबाई को ओपी से मिलाइए, एकक लंबाई वाला OP1 पर एक लंब रेखा P1 P2 खींचिए, और अब OP2 पर लंब रेखा रेखाखंड P2 P3, इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए आपको बार बार क्या करते रहना है, चलते रहना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक वर्गमूल सर्पिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक वर्गमूल सर्पिल बन जाएगा। ऐसे करते आप इसको प्रोसेस को बार बार दोहरा कर एक वर्गमूल सर्पिल क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अपने को क्या है, आगे अपने पास प्रश्नावली 1.2 खत्म हो चुकी है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 क्या हो चुकी है मेरे भाई, खत्म हो चुकी है। आगे हम अगले वाले सेशन में 1.3 जो प्रश्नावली है उसको हम सीखेंगे। आशा करते हैं ये जो सेशन है आपका आज का जो हमारा आपके समझ में आ गया होगा। आगे फिर मिलेंगे एक और अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।